अच्छा, कंप्यूटर चलता कैसे है? उसके लिए काफी सारी फनी एनोलॉजीज हैं। उसमें से एक एनोलॉजी हम भी यूज करेंगे, इंटरेस्टिंग एनोलॉजी रादर। कंप्यूटर चलने से मुराद बेसिकली ये है कि अगर हम किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करें तो वो एप्लीकेशन चलती कैसे है, एप्लीकेशन होती क्या है, एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, तो हमें थोड़ा इन डेप्थ जाके सोचना पड़ेगा ना यार। तो यहाँ पे मैं कुछ छोटी छोटी चीजें पहले लिख देता हूँ कंप्यूटर के उस चलने को समझाने से पहले। एक चीज बड़ी सिंपल सी है, आगे जाके हमारे काम आएगी। बिफोर आई जस्ट स्टार्ट पुटिंग ऑन दी डेफिनेशन में थोड़ी नीचे जाके लिखूंगा, उससे पहले मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ। डेट लिख लीजिए, आज 20 नवंबर 24 हो चुकी है। सही है, 20 नवंबर हो गया भाई। पहले मुझे ये बताइए कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम, या फिर प्रोग्राम की जगह अगर मैं जिक्र करूं किसी एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन कह ले या आप इसको कह दे ऐप, ये होती क्या है? व्हाट इज इट मेड ऑफ? इट्स बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और लिखना चाहूंगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्लेस्ड इन अ, saved in a, kept in a secondary storage। आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर ई प्रोम के अंदर जो चीज रखी हुई है, आपने इंस्टॉल करके सेव की हुई है, उसको हम कहते हैं कि ये एप्लीकेशन है या प्रोग्राम है। लेकिन जब उस प्रोग्राम को आप रन करना शुरू कर देते हो तो वो कहलाता है प्रोसेस। प्रोसेस लाइव फॉर्म ऑफ ऐप या एप्लीकेशन। ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस currently being executed। ठीक है। और क्या मैंने रजिस्टर्स की डेफिनेशन लिखवाई थी? नहीं लिखवाई थी, मैं लिख देता हूं। रजिस्टर्स क्या लिखवाई थी मैंने? बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। दैट्स एनफ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा जान लेना इम्पोर्टेंट था। उसके बाद जो एक्चुअल टॉपिक है हमारा, दैट इज दिस वन, fetch, decode, execute, cycle। साथ में कुछ लोग स्टोर भी लिखते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में स्टोर वाली बात नहीं है। fetch, decode, execute and store cycle। how instructions of an application run one by one in a microprocessor। इतनी लेमन डेफिनेशन कोई और नहीं बताएगा, ये बुक में नहीं लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, साइकिल इज ऑल अबाउट कि यार कोई आपका प्रोग्राम, कोई एप्लीकेशन लोड हुई भी है मेन मेमोरी के अंदर एज अ प्रोसेस की फॉर्म में, और वो वहां से एक एक करके चल कैसे रही है।
देखो, अगर मैं अपने लैपटॉप या पीसी के ऊपर भी कंट्रोल ऑल्टर डेल करता हूँ और टास्क मैनेजर में जाता हूँ और टास्क मैनेजर में जाके मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ मुझे बताएगा कि क्या लिखा हुआ। तो इन एप्लीकेशंस को, जो जितने भी एप्लीकेशंस हैं इनको प्रोसेसेस कहा जा रहा है। अब हर एक जो प्रोसेस जो रन हो रहा होगा ना, इसके पीछे बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड्स होंगे और माइक्रो प्रोसेसर उन, बिल्कुल करंटली रन हो रहा है, बिल्कुल। तो ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर, हर प्रोसेस के अंदर, हर एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी और प्रोसेसर इनको एक एक करके बहुत तेजी से चला रहा होगा, बिलियन इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकंड। अब वो एक वक्त में कैसे सेक्शन को उठाता है, उसको डिकोड करके एग्जीक्यूट करता है, हमें ये चीज देखनी है। ठीक है, एवरी माइक्रो प्रोसेसर, इट डजंट मैटर कि वो स्मार्टफोन का हो, लैपटॉप का हो, पीसी का हो, सुपर कंप्यूटर का हो, इट वर्क्स इन अ सिमिलर वे। हमें उस वर्क को समझना है। तो उस वर्क को समझने के लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह छोड़ के अगले पेज पे चला जाऊंगा। यहाँ पे मैं एक पिक्चर दोबारा से बना लेता हूँ थोड़ी सी बड़ी करके, क्योंकि ये फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल को समझने के लिए हेल्प आउट करेगी। मैं वन ह्यूमन आर्किटेक्चर ही बनाऊंगा। ठीक है, आई एम गोना मेक वन ह्यूमन आर्किटेक्चर। ओके, so let's start making it, if I can squeeze it a bit। ठीक है, थोड़ा यहां से बनाना शुरू कर दें। ये हमने सीपीयू बनाया, ये हमने उसके अंदर एएलयू बना दिया। बिल्कुल वन ह्यूमन मॉडल है। अगर आप कॉपी पेस्ट कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है। नायल ने मुझे एक तरीका बताया था वैसे, कि आप पिक्चर को बनाएं और उसको दोबारा सेव कर लें और फिर गुड नोट्स के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जितनी देर में कॉपी पेस्ट होगा उतनी देर में। तो थोड़ा मैंने छोटा बनाया था क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज को पुट नहीं करना था ना, इसको जरा डिफरेंटली बना रहा हूँ। हमें पता है कि ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और ये उसके अंदर मौजूद एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। ये कंट्रोल यूनिट है और ये उसके अंदर मौजूद प्रोग्राम काउंटर और उसके अंदर मौजूद ये रजिस्टर्स हैं, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वो भी लिखेंगे MDR, बल्कि इसको MAR लिख देते हैं। Let's write it down like MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी डाटा रजिस्टर। तो कंपोनेंट्स भी रिकॉल हो गए। अच्छा, इसके अंदर मैं मेन मेमोरी प्रोसेसर के राइट साइड पे बना रहा हूँ। एक ही बात है ना, रैम नीचे लगा दो, साइड पे लगा दो। तो हम यहाँ पे रैम को बना देते हैं। कंप्यूटर में जब भी कभी मेमोरी बनाई जाती है, देखो लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन, जो भी डिजिटल मेमोरी हो, बेटा हमेशा डिजिटल मेमोरी के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है डेटा और दूसरी चीज क्या होती है? देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो, ये मैंने मेन मेमोरी बना दी जिसके अंदर एप्लीकेशन आके लोड होगी। आप मेन मेमोरी बनाओ, आप सेकेंडरी स्टोरेज बनाओ, आप सीडी डीवीडी के ऊपर डेटा स्टोर करो, आप एसडी कार्ड के ऊपर डेटा स्टोर करो, हमेशा मेमोरी के दो पोर्शन होंगे। एक पोर्शन कहलाता है एड्रेस। एड्रेस को लोकेशन भी कहा जाता है। बेटा ये चीजें तो समझनी है। कंप्यूटर की मेमोरी, डिजिटल मेमोरी के दो पोर्शन होता है, एड्रेसेस एंड द डेटा पार्ट। ठीक है, किस एड्रेस पे क्या डेटा रखा हुआ है। हमेशा डेटा स्टोर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एड्रेस और डेटा उठाया भी जाता है, फेच भी जाता है विद रिस्पेक्ट टू एड्रेस। एड्रेस लोकेशन हो गया, इसको हम बोलेंगे डेटा, या इसको हम बोल देंगे कंटेंट। तो भाई ये नाम भी आपको याद होने चाहिए। एड्रेस हम सपोज कर लेते हैं, एड्रेस 0 से भी शुरू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो बेटा, जब भी कभी कंप्यूटर मेमोरी का एग्जांपल दिया करता हूं, अगर आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो लाउड एंड क्लियर, तो जब भी कभी, whenever ever, if you people can hear me, जब मैं कंप्यूटर मेमोरी का जिक्र करता हूं तो मैं अक्सर कहता हूं कि सोचा करो बहुत बड़ी एक अलमारी है, ह्यूज कबर्ड है, इसके अंदर मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है,
हैरी पॉटर के अंदर एक बैंक था ना, जिस बैंक के अंदर कुछ छोटे छोटे लोग काम कर रहे होते थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो उसके अंदर वो दिखाते हैं कि यार उस बैंक के अंदर बहुत ह्यूज, इतनी बड़ी बड़ी अलमारियां हैं कि वो 100 फ्लोर्स तक जा रही होती हैं। खैर, कंप्यूटर के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। हर कबर्ड के अंदर देयर लाइक मिलियंस बिलियंस ऑफ स्मॉल पोर्शंस, बिल्कुल तरतीब के साथ ही वो लगे हुए हैं इन अ सीक्वेंस, ठीक है। और हर सीक्वेंस के ऊपर नंबर है। तो हमने उसमें से क्या किया, उस बड़ी सी मेमोरी में से एक छोटा सा चंक उठा के देख रहे हैं मेन मेमोरी का, यूं करके थोड़ा सा चंक। तो बेसिकली दीज आर द बॉक्सेस, ये जो डेटा वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट बेसिकली इसके ऊपर छोटा सा लेबल लगा हुआ है, ये जो एड्रेस है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये 2001 वाला बॉक्स है, उसका नंबर है ये 2002 है, ये 2003 है, 2004, 2005 एंड सो ऑन। और अभी हमें ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम क्या है, बस कोई एप्लीकेशन लोड हुई है, उसकी कुछ कमांड जैसे लिख लेता है। हमें सिर्फ ये सीखना ही है कि वो कंप्यूटर चलाता कैसे इंस्ट्रक्शंस को। हम यहाँ पे कुछ कमांड्स लिख देते हैं, ठीक है, विदाउट वरिंग अबाउट कि व्हाट दीस कमांड्स आर राइट नाउ एट द मोमेंट। ऐसे रैंडमली मैं अपनी तरफ से असेंबली लैंग्वेज की कुछ कमांड्स लिख रहा हूँ। एंड सो ऑन, हमने कुछ कमांड ऐसे लिख दी। तो ये हमारा एक प्रोग्राम लोड हुआ है मेन मेमोरी के अंदर, और इस प्रोग्राम को वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम चलाना है हमारे सीपीयू ने। यार सॉरी, मैं सीपीयू लिखना भूल गया। ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा देखो, ये चीज हम समझाने के लिए जा रहे हैं कि डेटा लोड हुआ है, एप्लीकेशन लोड हुई हुई है, और ये वन वन करके चलेगी। ओके, कहानी शुरू कहां से होगी? कहानी शुरू होगी, पीसी हैज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। इसके लिए मैं अपने अक्सर बच्चों को एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बना के दिया करता हूँ। वो मेरी ऑफिस वाली एग्जांपल याद है? नहीं, आई थिंक तुम लोगों को याद नहीं है। चलो, तुम लोगों ने एग्जांपल नहीं सुनी होगी तो मैं सुना देता हूँ। देखो, थिंक ऑफ एन एग्जांपल कि यार ये हमारे पास एक कबर्ड है, कबर्ड के अंदर बहुत सारे हमारे पास कंपार्टमेंट्स हैं, और हर कंपार्टमेंट के ऊपर उसका नंबर लिखा हुआ है, 2001 वाला बॉक्स, 2002 वाला बॉक्स एंड सो ऑन। इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस फाइल्स। और हमारा एक छोटा सा ऑफिस है, कंपनी का नाम है रॉबिनहुड कंपनी, ठीक है। और लेट्स सपोज इस रॉबिनहुड कंपनी का बॉस मैं हूं, ठीक है, मैं रॉबिनहुड हूं, और आप सब मेरे खास बंदे हो, मेरे चीले हो, ठीक है। हाँ, जबरदस्त, सारे सारे अपने मर्जी मर्जी के ओहदे ले लो, लेकिन तुम लोग को ओहदे मैं देने वाला हूँ। जरा स्क्रीन शेयर कर लूँ बच्चों के साथ। बिल्कुल, हर किसी को ओहदा चाहिए यहाँ पे, कोई ना कोई। तो भाई, जो डेजिग्नेशंस है ना ओहदे, वो मैं आप लोगों को असाइन करूंगा। सबसे पहले मेरा खास बंदा, ठीक है, मिस्टर रॉबिनहुड का, द कंपनी रॉबिनहुड, ठीक है, उसका खास बंदा जो है उसका नाम है नाइल। और नाइल जो है वो पीसी है, ठीक है। चले, ये खास बंदा, ये हमेशा बॉस के साथ रहता है। अच्छा, ये पीसी नाइल हो गया। उसके बाद हमारी कंपनी के अंदर एक बंदा हमने इंटर्नी हायर किया है, लेट्स सपोज वो नया नया आया है हमारे पास, उसका नाम हमने रख दिया सुमान। सही है, सामान जो है वो अभी उस पे हम इसको इंटर्नी के तौर पे हायर किया, अभी ट्रस्ट नहीं कर रहा है यार, पता नहीं है हमारा सामान लेके भागना चाहे। लेट्स सपोज सामान माइंड नहीं करना, ठीक है, इस सिचुएशन में क्रिएट कर रहा हूँ समझाने के लिए। उसके बाद सुहेब जो है उसको हमने बना दिया एमडीआर, ठीक है। एमडीआर सुहेब हो गया, ये भी एतबार वाला बंदा है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोग्राम करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है ना, वो ये टेबल है मेरा, ये वाला,
ये जो टेबल है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इसका नाम CIR है, और बॉस इसके ऊपर बैठे हुए हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। और साइड में मैंने एक छोटा सा टेबल भी रखा हुआ है, उसको मैं कह देता हूँ ये मेरा एक्यूमुलेटर है, ठीक है। चलें जी, अब काम शुरू करते हैं। 9 बजे ऑफिस खुला, 11 बजे बॉस आ गए। जैसे ही बॉस आए, क्योंकि पीसी खास बंदा है माइक्रो प्रोसेसर का, रॉबिनहुड का, तो उसको हमेशा पता होता है कि यार बॉस को अगली फाइल कौन सी चाहिए, वो कहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि स्टोरी ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द पीसी। एज सून एज यू क्लिक ऑन एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रैम के अंदर लोड हो गई। अब वो एप्लीकेशन, वो गेम थी या कोई सॉफ्टवेयर था, कुछ भी था, उसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी, सबसे पहली वाली कौन सी इंस्ट्रक्शन चलेगी, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। ऑफिस खुल गया, ऑफिस के अंदर एक बड़ी ह्यूज सी कबर्ड है, उसमें बहुत सारी फाइलें रखी हुई हैं। बॉस आके टेबल पे बैठ गया, मिस्टर रॉबिनहुड, और नायल क्योंकि खास बंदा है रॉबिनहुड का, उसको पता है कि बॉस को अगली फाइल कौन सी चाहिए, कहानी शुरू कहां से होगी। सो इट ऑलवेज कम्स फर्स्ट, पीसी हैज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। पीसी के पास वो नंबर होता है जहां से फाइल उठानी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2001 हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब पीसी क्योंकि खास बंदा है, वो बॉस के साथ रहेगा, वो खुद कबर्ड के अंदर फाइल को ढूंढने के लिए नहीं जाएगा। कबर्ड बहुत बढ़िया, बड़ा मेहनत वाला काम है। वो 2001 का नंबर चिट पे लिख के दे देगा इंटरनी को, सुमान को। तो सुमान को हम दे देंगे 2001। चलो वो सुमान जाके तुम कबर्ड में ढूंढो कि यार ये 2001 कहाँ पर है। तो अगली वाली स्टेटमेंट भी लिख देता है। इसको ना मैं थोड़ा क्योंकि अब एएस के अंदर हम इक्वेशन की वे में लिखते हैं, तो मैं उस तरह से लिख देता हूँ। इसको थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं ताकि इसी के अंदर, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। इसी के अंदर हमने क्या मूव किया था, 2001 यानी कि एड्रेस। तो इसी के अंदर हमने क्या किया, इसी के अंदर की जो वैल्यू थी उसको हमने मूव कर दिया मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर, जो कि सुमान था। अभी एक स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि पीसी के अंदर जो कंटेंट है, जो एड्रेस है, जो चीज भी है, वो उठा के हमने मूव कर दी एमएआर के अंदर। अच्छा, अब सुमान गया भागा भागा कबर्ड में, पागलों वगैरह ढूंढ रहा है 2001 का, उसको फाइनली मिल गया। उसने सर मुझे मिल गया 2001, ये रहा, ये ठीक है। लेकिन क्योंकि इंटरनी है, इसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर रहे, सही है सुमान, तो हम बोलेंगे कि भाई 2001 के अंदर तुमने जगह तो ढूंढ ली, लेकिन उसके अंदर रखी हुई फाइल तुम नहीं निकालोगे। उसके लिए हमारा एक और मोतबर बंदा है, हमने सोहेब को भेजा। सोहेब इज एमडीआर, तो उसके जो अंदर रखा हुआ कंटेंट है, उसका जो डेटा है, जो उसकी कबर्ड को खोल के उसके अंदर से जो कबर्ड के उस कंपार्टमेंट में से जो फाइल है, वो फाइल कॉपी हो जाएगी एमडीआर के अंदर। तो एमडीआर के अंदर आ जाएगी वो वाली फाइल, ठीक है। एमडीआर क्या करेगा, चलता हुआ आराम से आएगा। पहले हम ये वाली इंस्ट्रक्शन लिख देता है। देखो ये थोड़ी ना इंटरेस्टिंग है। देखो एमएआर, एमएआर के अंदर वही चीज थी जो कि पीसी के अंदर थी 2001। देखो एमएआर, एमएआर के अंदर इस वक्त रखा हुआ है 2001। उसका से डेटा कॉपी करेंगे हम एमडीआर के अंदर। तो बेटा ये दो ब्रैकेट्स इस वजह से लगते हैं। देखो पीसी के अंदर था 2001, जो भी एड्रेस था, वो एड्रेस हमने कॉपी कर दिया था एमएआर के अंदर। इस वजह से पीसी के ऊपर हमने लगाया एक ब्रैकेट स्क्वायर, और फिर हमने एमएआर के अंदर डेटा मूव कर दिया। 2001 के ऊपर से डेटा कॉपी किया हमने एमडीआर के अंदर। दिस इज द रीजन हमने दो ब्रैकेट्स लगाए, ठीक है। अब जो है सोहेब ने क्या किया, वो फाइल लाके रख दी बॉस के टेबल पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कुछ भी एमडीआर के अंदर होगा, एमडीआर के अंदर जो डेटा है, वही चीज जो कि इंस्ट्रक्शन थी एलडीडी जो भी, वो हमने कॉपी कर दी करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अब इससे पहले कि बॉस अपने फाइल पे रखी हुई फाइल को खोलें, उसको पढ़ें, उसको पढ़ के डिकोड करें, और डिकोड करके उसके ऊपर साइन करके उसको एग्जीक्यूट करें, पीसी क्योंकि खास बंदा है, उसको पता है कि इसके बाद बॉस को अगली फाइल कौन सी चाहिए होगी, पीसी कर जाएगा इंक्रीमेंट। इससे डिकोडिंग हो, डिकोडिंग होने से बहुत जरूरी है कि पहले
आप क्या करेंगे, आप पीसी को, जो नाइल है ये कर जाएगा +1। तो हम क्या करेंगे, पीसी के अंदर जो भी कंटेंट्स है उसके अंदर हम कर देंगे +1, और +1 करके हम अपडेट कर देंगे पीसी को। देखो 2001 था ना, तो ये क्या हो जाएगा 2002, ताकि ये अगली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करना शुरू कर दे, ताकि उसका एड्रेस फिर हमारे इंटर्नी के पास जाए, फिर वो ढूंढे सुमान उसको, फिर उसके वहां से डेटा जो है वो सोहेब लेकर आए, फिर वो करंट से टेबल के ऊपर बॉस के रख दे, और बॉस एक एक करके सारी फाइल्स को रन करना शुरू कर दे, एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे। और ये सारा काम हो रहा होता है, ये पूरा साइकिल जो चलता रहता है, ये एक सेकंड के अंदर अराउंड लाइक 3 बिलियन, 2.5 बिलियन, 3 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड के अंदर रन हो रही होती हैं। अच्छा, पीसी इंक्रीमेंट करने के बाद हम रस्मन में जरूर लिख देंगे कि इंस्ट्रक्शन हमने की डिकोड, ठीक है, पार्ट ऑफ द सिलेबस, और उसके बाद एग्जीक्यूट। अच्छा, डिकोड और एग्जीक्यूट के बाद हम स्टोर का जिक्र नहीं करते, ठीक है बेटा। एग्जीक्यूट होने के बाद बात खत्म हो जाती है, और उसके बाद साइकिल आपका जो है वो कंटिन्यू रहता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ, सिलेबस में तो नहीं है लेकिन एक्यूमुलेटर की क्योंकि डेफिनेशन आती है इंडिविजुअली। देखो, जब मैंने, मेरा ये वाला टेबल CIR था ना, और यहाँ पे मुझे सोहेब जो है वो MDR ला के मेरे CIR वाले टेबल के ऊपर एक एक करके फाइल्स रख रहा है, उसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा था कि मेरा साइड वाला टेबल जो है वो एक्यूमुलेटर है, तो मैं जैसे जैसे फाइल्स के ऊपर काम कर रहा हूँ उसको उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ। तो जो इमीडिएटली जो एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है, उसका जो रिजल्ट जनरेट होता है, वो रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होता है। सही, आगे जाके असेंबली लैंग्वेज को हम करेंगे तो हमें चीजें और अच्छी समझ में आएंगी। अभी FDE को इस तरह से याद रखना बहुत जरूरी है। PC has the next address of the next instruction. The address is copied to MAR. From the address in MAR, data is copied to MDR. The content in MDR are then copied to CIR. PC increments, then decoding and execution happens. ठीक है, तो बेटा ये 1 2 3 4 5 ये वाले स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। Sir, it stores the address of the memory location. हाँ, सुहेब ने भी सही कहा, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। MDR, it holds the content or data of current instruction. PC, it has the address of the next instruction to be fetched. CIR, it holds the address of the instruction which is about to be decoded. उसको डिकोड करने वाला बॉस के टेबल में रखी हुई है, ठीक है। Accumulator, it holds the results of an execution done by the processor या ALU. Fetch, decode, execute साइकिल का हिस्सा नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टोर भी होता है, फिर आगे जाके A2 में तुम 1 2 चीजें और भी पढ़ोगे, लेकिन वो उन्होंने थोड़ा सा रखा हुआ है कि बच्चे को इतना समझ में आ जाए कि एप्लीकेशन एक एक करके फैच कैसे होती है, फैच करके उठा के कैसे लेकर आता है, रन करके फिर अगली इंस्ट्रक्शन। लेकिन जो डिटेल है वो आप कुछ फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जाके पढ़ते हैं, उसमें बड़ी ऑपरेंट फैच है और राइट बैक है और बड़ी इस तरह की चीजें, लेकिन मेजर कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, अगर इंस्ट्रक्शन एक करके उठती कैसे है, रजिस्टर्स का रोल क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर में, वो कैसे इसको एग्जीक्यूट करवा के करके वापस पे स्टोर भी करता है। So you should be able to also write one-line definitions of registers as well. Of course, they are in my mini notes in my notes. लेकिन आप खुद अगर अपने हाथों से थोड़ी सी लिख लेंगे, ये मैं आपको एज एन असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ कि आप लोगों ने, ठीक है, जो FDE रजिस्टर्स हैं, FDE रजिस्टर्स, इसकी 1-line डेफिनेशन लिखनी है। एक रजिस्टर और भी है, इसको हम स्टेटस रजिस्टर कहते हैं, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे जब हम एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे फिर करेंगे। सही है, चलेगा। मशीन लैंग्वेज में तो मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा मैंने ऐसा क्यों, मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग, क्योंकि बिल्कुल कोरे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं तो बिल्कुल सॉलिड कॉन्सेप्ट बना। एक चीज कहलाती है
प्रोसेसर्स इंस्ट्रक्शन सेट, हाँ. यस, प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शंस. प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट असेंबली लैंग्वेज. बेसिकली जो असेंबली लैंग्वेज है ना, इसको हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है. ये माइक्रो प्रोसेसर लेवल के ऊपर काम करती है. सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन, वीबी डॉट नेट, जेएस डॉट नोड वगैरह वगैरह, द लिस्ट गोज ऑन, रूबी ऑन रेल्स. ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज, इसके अंदर एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं. फिर जो भी कंपनी, इस बात को बड़े गौर से सुनेगा, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़ी मजे की बात है. जब भी कोई कंपनी को एक नया माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, तो वो उस माइक्रो प्रोसेसर के साथ उस प्रोसेसर को अपने चलाना कैसे है, उसकी इंस्ट्रक्शंस का एक सेट देती है आपको. प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन का सेट, जो कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर होता है, कि इस माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा, जो डिवाइस ड्राइवर्स बनेंगे, जो आप इसके ऊपर इसको कंट्रोल करोगे, जो प्रोग्रामर्स बैठ के काम करेंगे, उस प्रोसेसर से काम कैसे लेना है, किस तरह से डेटा, जो अभी हम पढ़ रहे थे एफडीई, कैसे रैम से डेटा प्रोसेसर में जाएगा, वगैरह वगैरह. तो ये वाली सारी चीजें हम डिफाइन करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर. एक प्रोग्रामर्स वो होता है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस को यूज करके बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, गेम्स बना रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है. कुछ प्रोग्रामर्स ऐसे होते हैं कि वो किसी नए डिजाइंड हार्डवेयर को, 15th जनरेशन i9 कोई प्रोसेसर आ गया, उसका एक अपना प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट है असेंबली लैंग्वेज. उसको यूज करते हुए आपको विंडोज 11 के अंदर कुछ और डिवाइस ड्राइवर्स बनाने हैं. तो उसके लिए प्रोग्रामर कौन होगा? उसके लिए प्रोग्रामर होगा असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्रामर, क्योंकि उसको पता होगा कि यार माइक्रो प्रोसेसर से काम कैसे लेना, हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग. तो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट बहुत काम की चीज है. लाजमी नहीं है कि आप i9 के ऊपर काम करें, आप किसी माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर काम करें जो कि ड्रोन उड़ाने के लिए यूज होता हो, उसकी प्रोग्रामिंग आप असेंबली लैंग्वेज में कर सकते हो. ठीक है, बिल्कुल. जो है वो स्मॉलर लेवल के ऊपर, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज हमेशा, जो अब यहाँ पे मैं कुछ बातें और कर रहा हूँ, उसको बड़े गौर से सुनिएगा. इसको हम डिटेल में जाके किसी और जगह पे जब ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे. लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हैं, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज, उसकी वन एंड ओनली बड़ी अच्छी एग्जांपल है. ये प्रोग्रामर्स के लिए थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन इस लैंग्वेज को हार्डवेयर, कंप्यूटर ज्यादा लाइक करता है, क्योंकि स्पेस जो है ये, सॉरी, स्पेस जो है ये कम एक्वायर करेगी, जगह कम घेरेगी, और ये चलेगी तेज, क्योंकि ये मशीन के ज्यादा करीब है, तो इसके बेनिफिट ज्यादा होते हैं. तो प्रोग्रामर्स, जो अच्छे प्रोग्रामर्स हैं, वो इवन जब ड्रोन्स वगैरह भी बनाएंगे, जब रोबोटिक्स के ऊपर काम करेंगे, जब सैटेलाइट्स के ऊपर काम करेंगे, बड़े लेवल का इस तरह का कोई भी काम करेंगे, तो ऑफ्टन वो बिल्कुल लो लेवल पे जाके प्रोग्रामिंग करता है. ठीक है. क्योंकि वहां पे हम ये मेक श्योर करते हैं कि बग्स कम आए, मशीन की बिल्कुल नियर वाली एज पर प्रोग्रामिंग हो, स्पेस कम एक्वायर हो, परफेक्शन ज्यादा अचीव हो. वी प्रेफर असेंबली लैंग्वेज. लेकिन जब एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं जिसके अंदर बग्स आ भी जाए तो खैर है, उसको दोबारा रिफ्रेश कर लो, उसको बंद करके चला लो, उसका फिक्स इंस्टॉल कर लो, जैसे आपके स्मार्टफोन की एप्लीकेशंस की आती रहती हैं, तो वो अपने हाई लेवल के अंदर हम प्रोग्राम करते हैं. तो बेटा हम इस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज को. यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई दिमाग में कोई? बेटा एक चीज जो हम अब डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज के ऑफ्टन दो पोर्शन होता है, पता है कौन कौन से, किसी को याद है? जो आपकी असेंबली लैंग्वेज है वो ऑफ्टन दो पोर्शन के अंदर होती है. कौन कौन सा? एक पोर्शन कहलाता है इसका ऑप कोड, एक कहलाता है ऑपरेंड. असेंबली लैंग्वेज की जितनी भी सेक्शंस देखोगे, उसके अंदर तुम देखोगे
कि या तो असेंबली लैंग्वेज के दो पोर्शन है फिर एक ही पोर्शन है, ठीक है। आगे जाके भी जब मैं तुम्हें पास पेपर से प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं तो एक नजर दिखा देता हूँ ऐसा, नोट से नहीं, ऐसे जानबूझ के इसको थोड़ा गूगल करता है। असेंबली लैंग्वेज, ये देखो, तो आपको जो असेंबली लैंग्वेज है ना वो ऑफ्टन 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 दो पोर्शन के अंदर नजर आएगी। ये देखो, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक, इस तरह से ये एक ही पोर्शन हो गया, एक ये इसका दूसरा पोर्शन एक। यस, बिल्कुल। जो इधर वाला पोर्शन होगा ना लेफ्ट हैंड साइड, इसको ऑपकोड कहते हैं मूव कर दो, ठीक है, सिस्टम कॉल आ गई, एग्जॉर कर दो, ऐड कर दो, डिलीट कर दो, लोड कर दो। तो ये वाले जो ऑपकोड्स होते हैं ना ये कमांड्स होती हैं, करना क्या। और ये जो राइट साइड के ऊपर ऑपरेंड होता है ना ये रजिस्टर्स होते हैं, वैल्यूज हो सकती हैं, किस चीज को लोड करना है, किसको ऐड करना है, कितना ऐड करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज होंगी, रजिस्टर्स होंगे, इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। वेल पुट। मेरे ख्याल में हमारे E2 के बच्चे आना शुरू हो गए। मोहम्मद अहमद, अस्सलाम वालेकुम अहमद, थोड़ा सा एएस पढ़ लो यार, हमारे असल में क्लास में ग्लिच आ गया था, हमने क्लास को रीस्टार्ट किया, सो स्टे विद अस। तो भाई ऑपकोड बेसिकली क्या होता है, ये होती है कमांड, यानी कि करना क्या है। बहुत अच्छा बोला उसने, मैलम ने। और ऑपरेंड तुम्हारा क्या हो सकता है, ये हो सकता है रजिस्टर्स, ये हो सकती है वैल्यूज, ठीक है, ये हो सकते हैं लेबल्स, लेबल्स स्लैश वेरिएबल्स कह लो, इस तरह से, ठीक है। तो ऑपरेंड ये चीजें हो सकती हैं। ऑपकोड तो असेंबली लैंग्वेज हमेशा आपको दो पोर्शन के अंदर नजर आएगी। ये चीज हो गई ऑपरेंड ऑपकोड वाली चीज हो गई, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लिया। हम्म हमें जो है वो अब आगे डिस्कस करना है एड्रेसिंग मोड्स। जस्ट लुक एट दिस पीपल और इसमें से गलतियां निकालने की कोशिश करो। उसमें ये अक्टूबर नवंबर 21 पेपर 1 वेरिएंट 1 है, मिल गया, सही है। एक बड़ी कॉमन मिस्टेक ये है कि भाई ये तो बिल्कुल ही PC +1 होना चाहिए। जबरदस्त यार, तुम तो बड़े चीते निकले यार। बिल्कुल बेटा, लाइन नंबर 3 के अंदर भी इशू है MAR के ऊपर। जब आप MDR के अंदर डेटा मूव करोगे तो दो ब्रैकेट्स होंगे। वेरी गुड, चलिए, आपको एरर मेंशन करना था, उसको करेक्ट करना था, समझ में आ गया ना। ओके, चलिए, लेट्स ट्राई टू फाइंड वन अनदर क्वेश्चन रेलेवेंट टू फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट। देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स इन FDE। अब मजे की बात है कि 4 नंबर है बेटा, 4 नंबर के लिए MAR को और MDR को किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। 2 नंबर के लिए कैसे लिखोगे इसको। देखो यहाँ पे तुम एक चीज लिख सकते हो, वो ये लिख सकते हो कि the address in MAR is copied from PC and then the MAR holds the address of the current instruction, ठीक है। MDR के लिए 2 नंबर कैसे लोगे, तो from the address in MAR the date is copied to MDR and MDR holds the data of current instruction। तो बेटा क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर थे तो आपको जबरदस्ती यहाँ पे कम से कम इस तरह से कुछ ना कुछ पॉइंट्स बनाने हैं। एक सिंगल लाइन लिखोगे, नीचे भी ऊपर भी, हो सकता है आपको 4 नंबर मिल जाए, हो सकता है ना मिले, ठीक है। वो अब मार्किंग स्कीम की लेनियंसी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास डिस्क्राइब द रोल ऑफ द रजिस्टर्स इन FDE। वाह, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो बेटा अब यहाँ पे FDE को एक्सप्लेन करोगे, वो जो हमने पूरा वो बनाया था ना, और मैं उसको इंग्लिश में बताने की कोशिश कर रहा था, उसको आपको लिखना आना चाहिए। मिसाल के तौर पे PC holds the address of the next instruction,
यस, बिल्कुल। पूरे प्रोसेस के अंदर आप एफडी के अंदर रजिस्टर्स को यूज कैसे करते हो? 1 2 3 4 5 रजिस्टर्स हैं, पांचों रजिस्टर्स का जिक्र होना चाहिए। पीसी, एमएआर, एमडीआर, सीआईआर, एक्यूमुलेटर। नहीं, हो गया ना? एक्यूमुलेटर को निकाल के 5 हो गया। पीसी, हाँ मेरे ख्याल में एक्यूमुलेटर लिख दिया जाए तो बेहतर है, लेकिन इन चारों रजिस्टर्स का लिख देना भी काफी होगा, क्योंकि इसके अंदर तुम आपस में रिलेट भी तो करोगे ना, इनकी डेफिनेशंस भी तो बताओगे। पीसी का डेटा फिर एमएआर में जाता है, एमएआर के एड्रेस के ऊपर से डेटा कॉपी होता है एमडीआर में, फिर एमडीआर जो है उसका डेटा कॉपी हो जाता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। फिर जब एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाती है तो रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है? यार पांचों रजिस्टर लिख। इस तरह का क्वेश्चन बेटा अगर आ गया 5 नंबर का हुआ तो आप पांचों रजिस्टर्स के बारे में लिखिएगा, क्योंकि हमें पता है तुम लिखेंगे, कोई हम एक्सक्यूज छोड़ेंगे नहीं, ठीक है बेटा? इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, साइकिल से रेलेवेंट कुछ ना। दिस इज P1, वी आर डिस्कसिंग अबाउट P1 यार।